वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 27 जून और 27 जून के हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है शिकायत निवारण से जुड़ा हुआ आकलन और सूचकांक, जो कि 2022 का निकाला गया है भारत में आरक्षण के ऊपर। फिर है इंडिया और यूएस का जो भी समझौते हुए हैं, क्योंकि अभी इंडिया और यूएस की अभी काफी सारी डील्स चल रही हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हुए हैं। फिर है सामाजिक अक्षेक्षण, सोशल ऑडिट। फिर है पीएम किसान की ऐप, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का। सबसे पहला आर्टिकल है कि शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक जो निकाला गया है। देखिए, अभी यहाँ पर पहली बार मई 2023 तक के आंकड़ों में जितने भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय और विभाग है, जितनी भी वहां पर जन शिकायतें आती हैं, उन जन शिकायतों का समाधान जो है वो पहले बहुत समय निकाला गया, मतलब काफी समय तक होता था। उसका जो है औसत समय घटकर पहली बार 16 दिन हो गया है, ऐसा बताया गया है। असल में ये जो एक सूचकांक है, ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है, पब्लिक ग्रीवेंसेस लोक शिकायत विभाग, उसके द्वारा किया जाता है, जिसका ये काम होता है कि एक ऐसी तस्वीर पेश करना जिसमें हम ये बता सके कि भाई शिकायत निवारण तंत्र जो है, मतलब कितनी कितनी यहाँ पर शिकायतें आई हैं और किस तरीके से उनको निवारण किया गया है। इसके अंदर टोटल जो सूचकांक निकाला गया है वो 89 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का निकाला गया है, जिसमें ये देखा गया है कि भाई दक्षता और प्रतिपुष्टि, उसका कार्य क्षेत्र, उसका संगठनात्मक प्रतिबद्धता और 12 संकेतकों के आयामों पर उसको निकाला गया है। और जो है शिकायत निवारण का पूरा एक देखा गया कि कितनी जो है लोगों की शिकायतें आई और उसको हम किस तरीके से यहाँ पर निवारण कर सकें। असल में ये एक सिस्टम है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 24/7 हमारे पास अवेलेबल है। और जो भी नागरिकों की यहाँ पर जो भी शिकायतें होती हैं, वो सारी शिकायतें दर्ज करने के लिए आप कभी भी इसको दर्ज करवा सकते हो। ये एक सिंगल पोर्टल है जो सबसे जुड़ा हुआ है। सिंगल ही एक पोर्टल है जो पूरे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, स्टेट सबसे जुड़ा हुआ है। हर मिनिस्ट्री, हर स्टेट का यहाँ पर एक कोई ना कोई रोल होता है। और ये जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। हर मिनिस्ट्री, हर स्टेट यहाँ पर आपको 2400 घंटे जो है एक बता सकते हो। और इसका जो एक ये पूरा जो टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें और कोई भी सवाल नहीं बनेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर इसमें सवाल किए जाएंगे कि क्या है, किस तरीके से ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो पूछा जा सकता है। अगला आर्टिकल है हम लोगों का जो भारत में रिजर्वेशन है। ESW, मतलब कि सॉरी, EWS से गलत लिख दिया गया है। EWS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दिल्ली के स्कूलों में, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है। देखिए, रिजर्वेशन आप सभी लोग जानते हैं, रिजर्वेशन एक तरीके का ऐसा सकारात्मक विभेद होता है जिसमें सरकारी सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जितने भी पिछड़े समुदाय हैं, चाहे वो SC हो चाहे ST हो, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है। इससे जुड़े हुए हमारे कानूनी या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान भी हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 16 का 4A है। आर्टिकल 15 कहता है कि जितने भी SC ST और EWS क्लासेस के हैं, उनको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। वही आर्टिकल 16 यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए कहता है और 14A यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए SC ST की बात करता है। वही आर्टिकल 46 जो हमारा DPSP का है, वो कहता है कि SC ST के जो भी यहाँ पर एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके लिए यहाँ पे ध्यान रखा जाए। वही आर्टिकल 243D जो है, वो भी SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है पंचायत में, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन को रखा गया है। वही 243T म्यूनिसिपैलिटी में SC ST के रिजर्वेशन की बात करता है। वही आर्टिकल 330 और 332 भी यहाँ पर लोकसभा की सीट के लिए और स्टेट के विधानसभा की सीट्स के लिए बात करता है। तो वहां पर इसी तरीके से ये रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। वही जो रिजर्वेशन है यहाँ पर, उसमें भी आगे हाल फिलहाल में डिबेट्स है कि OBC में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए। ठीक है भाई, OBC जितने भी हैं
उनको 27% का रिजर्वेशन मिला है जॉब्स में और एजुकेशन में। डोमिनेंट क्लास जो है जैसे कि जाट्स, वो यहाँ पर और रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रही है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो योग्यता तंत्र है, मेरिटोक्रेसी के अराउंड यहाँ पर मुद्दे आते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर व्यक्ति उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की बजाय उनकी क्षमता और कड़ी मेहनत के आधार पर होना चाहिए, इसके विरुद्ध आता है। और सीमित तरीके से प्रभाव है इसका। उच्च जातियों का विरोध यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पॉलिटिकली मैनिपुलेशन होती है अपनी वोट बैंक को गेन करने के लिए, और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड भी नहीं है। तो जो एक ये पूरा एक रिजर्वेशन है, ये जितने भी ऐसे जेन्युइनली यहाँ पर अन्य पिछड़े समूह हैं उन तक पहुंचना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहना चाहिए? रिजर्वेशन जो है यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो अप में होना चाहिए? तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि हम किस तरीके से रिजर्वेशन जैसी चीजों को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो रिजर्वेशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है ये सारे जो है अपना वे फॉरवर्ड में मेंस के एग्जाम के लिए लिख सकते हो। मेन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा आंसर आपका मेंस के लिए रहेगा, और बहुत ही इजी से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए, तो ये मेंस के टॉपिक में आपको हेल्प करने वाला है। और तो किसी चीज में इसका मतलब रूल नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो आप लोगों ने पॉलिटी जब पढ़ी होगी तो आपने उसमें से जरूर किया होगा। लेकिन जो इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप लोग जरूर यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करो, और इसी तरीके से अपना लिखते रहिए। इसको जरूरी है कि आप सभी लोग इस पूरे को अच्छे से कंप्लीट करिए। और इसमें रिजर्वेशन का जो पूरा टॉपिक है ये काफी ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट करके बताइएगा इसको। ठीक है भाई, अगला आता है इंडिया और यूएसए की डील। इंडिया और यूएस यहाँ पर अपनी डील्स अनाउंस किए हैं, जिसमें वो डिफेंस, स्पेस ट्रैवल, माइक्रोचिप्स, H1B वीजा, उसके बारे में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूएसए के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर इन्होंने भारत और यूएसए के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की काफी घोषणाएं करी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स देके बता देती हूँ कि जैसे अभी बोला गया है कि GE414 जेट इंजन यहाँ पर बनाए जाए दोनों साथ में मिलकर। ठीक है, तो GE414 जेट इंजन इंडिया में बनाए जाएंगे, जो कि तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मदद करेगा। वही इसमें जो है डिफेंस सेक्टर में काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है गुजरात की, उससे फायदा देखने को मिलेगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है यूएस की एक चिप मेकर टेक्नोलॉजी है, जो कि $825 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगी गुजरात में। आर्मी से जुड़े हुए ड्रोन्स की परचेज यहाँ पे की जाएगी, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। और एक और यहाँ पर इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे इंडस के नाम से। IND इंडिया, US इज USA। इंडस के नाम से एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स की जितनी भी यहाँ पर डिफेंस से जुड़ी हुई बातें होंगी, डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर चीजें हैं, तो इस तरीके से पूरा एक यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे स्पेस को लेकर के बात की गई है कि स्पेस से जुड़े हुए हम लोग अग्रीमेंट तय करेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े हुए। इंडिया और यूएस यहाँ पर जॉइंट स्पेस फ्लाइट के ऊपर तैयार करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। और साथ ही साथ वीजा रिन्यूअल करना, इसकी प्लान भी H1B वीजा के ऊपर भी बनाया गया कि भाई जितना भी वीजा रिन्यूअल प्रोसेस है, कन्वीनियंस फीस होती है एप्लीकेंट्स को, यहाँ पर एप्लीकेशन चाहिए वगैरह, जितनी भी चीजें यहाँ पर आसानी से इजीली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था जो कि अभी हाल फिलहाल में विजिट हुई है। इससे जुड़ी हुई और चीजें आती रहेंगी, और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी बिल्कुल। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी कि भाई कब कब क्या क्या चीजें नहीं आ रही। ठीक है, तो ये अभी आप पढ़ के जाइएगा, सिंपल सा। अगला आता है भाई सामाजिक अक्षेक्षण, सोशल ऑडिट। LG जो है इंडिया दिल्ली के,
उन्होंने यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से ये बोला है कि भाई आपने सोशल ऑडिट जो है पीडीएस सिस्टम में, उसमें 10 साल का डिले क्यों रखा है अगर आपको पीडीएस सिस्टम की पूरी तैयारी है। देखो सोशल ऑडिट जो है ना, जब से 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया है हमारा पंचायत वाला 1992, उसके बाद से सोशल ऑडिट काफी बढ़ गया है। नरेगा स्कीम के तहत भी इसको लेके आया गया था कि भाई हर बार सोशल ऑडिट करने होंगे। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू आया और सरकार का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इनको माइनस करके हम निकालते हैं पूरा ऑडिटिंग कि भाई कितना कहाँ पे क्या खर्चा हो रहा है। तो अपने को ये पूरा पता होना चाहिए, तो उसके लिए तो ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। और सोशल ऑडिट पास करने वाली मेघालय फर्स्ट स्टेट बन गई। बहुत जरूरी है सोशल ऑडिटिंग। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी चीजें हैं, कितना कहाँ पे क्या चीज आई है, कितना गैप आ रहा है, कितना एफिशिएंट हो रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सब चीजें मापने में बहुत हेल्प मिलती है और ये पता चलता है कि सरकार का पैसा किस जगह पे कहाँ पे कितना जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी चीजें यहाँ पर जो है एक तैयार की जा रही है, काफी अच्छा एक प्रोग्रेस करने की कोशिश हो रही है। और इसी के लिए लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो पूरा है चीजें बनाई जाएंगी। और इसके लिए जो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि एमजी नरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, मिड डे मील स्कीम, पीडीएस, इन सब के लिए सोशल ऑडिट करना बहुत जरूरी है और हर एक को यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक पावरफुल टूल के रूप में यहाँ चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये एक समझ सकते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर देखो, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि एक इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट न्यूज में चल रहा है, सोशल ऑडिट, ठीक है। तो इतना ही याद कर लो इसमें, केवल इतना छोटा सा ही बात कर लो सिर्फ, बाकी तो इसमें हम लोग और आगे पढ़ रहे हैं। पीएम किसान ऐप, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने यहाँ पर पीएम किसान ऐप, जिसमें फेस के साथ भी आपका वो ओपन हो जाएगा, जैसे हमारी बहुत सी बैंक की ऐप होती है वो फेस के साथ ओपन हो जाती है, तो ऐसे ही पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बना दिया गया है। इसमें अब फेस ऑथेंटिकेशन आया है, पहले नहीं हुआ करता था फेस के लिए। इसमें आप केवाईसी कंप्लीट घर पे करो, फेस के साथ ही सिर्फ आप फेस स्कैन करो। ये हमारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर के बनाई है। पहले ओटीपी फिंगरप्रिंट होता था, अब तो भाई फेस से ही करो। बहुत से बैंक भी इसी चीज पे आ गए हैं। तो पीएम किसान ऐप जो कि सेंटर ने बनाई थी, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो किसान है यहाँ पर उनको 6,000 रुपए जो है डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर होंगे, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट में, 4-4 महीने, ठीक है। और ये जो है उनका बैंक अकाउंट में होंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबीटी। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसमें आपको पैसा कैश में ना देके डायरेक्टली जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें दिया जाएगा। इससे होगा क्या, सेविंग्स बढ़ेगी और जो किसान है हमारे, उनका बैंक खाते ओपन होने शुरू हो जाएंगे। जिनकी भी फैमिली है किसानों की, जैसे कि उनके हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं, उससे ये होगा कि भाई सरकार जो है सबको प्रॉपर हेल्थ मिलेगी, मतलब हेल्थ एक बार देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पहले तो ये किया गया था कि ऐसे फार्मर्स को दिया जाएगा जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, लेकिन अब तो ये हर एक लैंड होल्डर्स को दे दिया गया है। आप पीएम किसान ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के अपना पूरा ओपन करके फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हो। तो ये काफी नया एक अच्छा फीचर इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी डेटा तैयार नहीं है इसके अंदर, लैंडलेस है। देखो लैंड जिनके पास है उनके लिए तो कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत से फार्मर्स है जो लैंडलेस है, भूमिहीन है, जिनके पास कोई यहाँ पर भूमि नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? तो वो नहीं है। 14.3 करोड़ भारत में ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो योजना का लाभ तो उठा ही सकते क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, ठीक है। बाकी अभी इसके अंदर जो है लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं की गई है साथ। तो इस तरीके से कुछ इसके शॉर्ट कमिंग्स भी आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ अभी फायदे भी सही तरीके से जो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा याद में रखना है। लास्ट इंडेक्स है हमारा आज का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें वर्ल्ड की ऐसी सिटीज के बारे में बताया गया जहाँ पे रहना पॉसिबल है, क्योंकि वहां का बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, वहां की संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्थिरता बहुत ही अच्छी है। 173 सिटीज को यहाँ पर देखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़िया सिटी रहने के लिए
वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जिसने टॉप किया है। निकाला किसने है इसको? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको निकाला है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डेनमार्क, कोपेनहेगन, जो है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। उसके बाद फिर मेलबोर्न, सिडनी है यहाँ पर। टॉप 10 में एशिया की सिर्फ ओसाका आई, जो कि जापान में है। बॉटम 3 में अल्जीरिया, त्रिपोली, डैमकस, ये है। तो इस तरीके से ये एवरेज इंडेक्स है कि कहाँ पे रहना पॉसिबल है। ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में याद रखिएगा, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है, 1946 में बनी थी, जो सारा रिसर्च और एनालिसिस है। इसके 4 मेन ऑफिसेज हैं। वैसे हेडक्वार्टर लंदन में है, इंडिया में कहीं नहीं है इसके ऑफिस। लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई में इसके हेड ऑफिसेज बने हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंडेक्स निकालते हैं। ये न्यूज में था, सो आई थॉट कि सबको बता दिया जाए। ठीक है भाई, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस प्री का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने भी यहाँ पर यूपीपीसीएस को क्वालिफाई करा है, बहुत बहुत मुबारक हो, और मेंस की तैयारी में जुट जाओ। जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको और ज्यादा प्रिपेयर करो, हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट टाइम आप फिर क्वालिफाई करोगे। जो कमी इस बार रह गई है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना ये प्रिपेयर करते रहो, छोड़िए मत। ठीक है। तो भाई आज की हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। मेजर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर है। मेजर क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होता है प्रमुख महत्वपूर्ण खनिज, जैसे कि ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, जो कि ईवी बैटरीज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आप सभी को पता है लिथियम भारत में अभी हाल फिलहाल में काफी जगह पे मिला है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पूरे वर्ल्ड में चिले, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसके प्रोड्यूस किए जाते हैं। सारी सही बात लिखी हुई है। इसे कहते हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स। ये रहे क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम, जैसे कि बैटरी बनाते हैं, हमारे जितने भी स्मार्टफोन से जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसी से बनाई जाती हैं। हीलियम को हम MRI जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम को रेडिएशन थेरेपी में। इंडियम को हमारी LCD स्क्रीन बनाने में। स्ट्रोंशियम का हम लोग पटाखे बनाने में। पोटाश को फर्टिलाइजर्स में। तो क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल हर रोज हर जगह पर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, डिफेंस हो, चाहे एनर्जी हो, एरोस्पेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब जगह पे खूब इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा एक पूरा आर्टिकल, इसको भी आप पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, जिसको कृष्णगिरी उपवन या फिर बोरीवली नेशनल पार्क के रूप में भी कई बार जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे आर्टिकल को एक याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ये आप लोगों से एकदम जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आप पूरा याद रखिएगा। तो दोनों सीख लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। बाकी सब लोग अपनी यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी में जुट जाइए, ज्यादा से ज्यादा जुटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। तो कभी भी जो है अब आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस का एग्जाम बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसको क्रैक कर लिया तो मतलब मान लीजिए मंजिल दूर नहीं है। फिर करिए उसको। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।